अपडेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशा। बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी खबर के साथ। चंपावत से बड़ी खबर, जहां कैलाश मानसरोवर यात्रा का पहला जत्था रवाना। सीएम धामी ने यात्रा को दिखाई हरी झंडी। सीएम धामी ने यात्रियों से संवाद किया। 13 राज्यों के 49 श्रद्धालु यात्रा में शामिल हुए। भव्य स्वागत के बीच आगे बढ़ी कैलाश यात्रा। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यात्रा को बढ़ाया। 13 राज्यों के 49 श्रद्धालु यात्रा में शामिल हुए हैं। भव्य स्वागत के बीच आगे बढ़ी कैलाश यात्रा। श्रद्धालुओं में देखा हर्षोल्लास। ये बड़ी जानकारी हरी झंडी दिखाते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नजर आए, जहां मुख्यमंत्री ने यात्रा को हरी झंडी दिखाई। भव्य स्वागत के बीच आगे बढ़ी कैलाश यात्रा। इसके साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यात्रियों से बातचीत भी की, उनका कुशल क्षेम जाना, उनसे बातचीत की और उनको यात्रा के लिए शुभकामनाएं देते हुए भी नजर आए। जहां भव्य स्वागत के बीच कैलाश यात्रा आगे बढ़ी। ये तस्वीर भी आप तक साझा कर रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यात्रा को हरी झंडी दिखाकर यात्रा को रवाना किया। इसके साथ ही भव्य स्वागत के बीच आगे बढ़ी कैलाश यात्रा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरी झंडी दिखाकर यात्रा को आगे बढ़ाया। सभी यात्रियों से संवाद करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नजर आए। इसके साथ ही बातचीत करते हुए नजर आए। सभी को यात्रा के लिए शुभकामनाएं भी देते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नजर आए। और ये तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यात्रा को हरी झंडी दिखाई और यात्रा की रवानगी हो चुकी है। जहां तमाम श्रद्धालु पहुंचे हुए थे। 49 श्रद्धालु यात्रा के लिए रवाना हुए हैं। कैलाश मानसरोवर यात्रा का पहला जत्था रवाना हो चुका है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जत्थे को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सभी यात्रियों से बातचीत भी करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नजर आए और सभी को यात्रा के लिए शुभकामनाएं दी। इस बीच तमाम दिग्गजों की भी मौजूदगी रही और सभी ने यात्रियों से संवाद किया, उनसे उनका कुशल क्षेम जाना और साथ ही उनको यात्रा के लिए शुभकामनाएं देते हुए नजर आए। तो पहला जत्था रवाना हो चुका है। इसके बाद एक श्रद्धालु का जत्था रवाना होगा। इसके साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरी झंडी दिखाकर यात्रा को रवाना किया। काफी सुरक्षा के बीच तमाम यात्री रवाना हुए हैं। कैलाश मानसरोवर यात्रा का पहला जत्था रवाना हो चुका है। तो तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं चंपावत से, जहां कैलाश मानसरोवर यात्रा का पहला जत्था रवाना हो चुका है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सीएम धामी ने यात्रियों से बातचीत भी की, उनसे उनका हालचाल जाना, साथ ही उनके शुभ यात्रा के लिए शुभकामनाएं भी दी। 13 राज्यों के 49 श्रद्धालु यात्रा में शामिल हुए थे। भव्य स्वागत के बीच कैलाश यात्रा आगे बढ़ी। और चलिए आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज टनकपुर दौरा रहा, जहां उन्होंने शारदा तटबंध निर्माण परियोजनाओं का भूमि पूजन और शिलान्यास किया। इस परियोजना के शुरू होने से क्षेत्र में बाढ़ से सुरक्षा मजबूत होगी और लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री मुखिया सेवक सदन में आयोजित कार्यक्रम में भी शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार चंपावत जिले के विकास के लिए लगातार काम कर रही है। उन्होंने कहा कि सड़क, सिंचाई और अन्य बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए कई योजनाएं तेजी से आगे बढ़ाई जा रही हैं, जिससे लोगों को सीधा लाभ मिल रहा है। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी तमाम बातों का जिक्र करते हुए नजर आए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सड़क, सिंचाई और अन्य बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए कई योजनाएं तेजी से आगे बढ़ रही हैं, जिससे लोगों को इसका सीधा लाभ मिलेगा। विकास कार्यों को नई रफ्तार मिली है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का टनकपुर दौरा था, जहां
तमाम लोगों की मौजूदगी रही। मुख्यमंत्री को अपने बीच पाकर तमाम लोग जरूर यहां उत्साहित होते हुए नजर आए। इसके बाद भूमि पूजन के साथ परियोजनाओं की गति की रफ्तार के बारे में भी बात की गई। तो विकास कार्यों को लगातार रफ्तार मिल रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में लगातार उत्तराखंड का विकास हो रहा है। जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज टनकपुर दौरा रहा और इस परियोजना के शुरू होने से क्षेत्र में बाढ़ से सुरक्षा होगी और इसके साथ ही लोगों को एक सुरक्षित माहौल मिलेगा। भाइयों बहनों, विकास कार्यों की लिस्ट बहुत लंबी है, इतनी लंबी है कि सभी का नाम ले पाना संभव नहीं है, लेकिन आप समझ रहे होंगे मैं किस भाव से कह रहा हूं। अनेक योजनाएं आज पूरी होने के कगार पर हैं, अनेक योजनाएं अभी आनी हैं और बहुत सारी योजनाएं अभी शुरू भी नहीं हुई हैं। और जब सारी योजनाएं आ जाएंगी तो उसके लिए कई घंटों का समय लगेगा, तब भी उनको बताया जाना संभव नहीं होगा। लेकिन मैं इतना अवश्य कहना चाहूँगा कि आपके इस भाई, आपके बेटे ने चंपावत को आदर्श जिला बनाने का जो वचन आपको दिया है, वो वचन बहुत जल्दी आपको दिया हुआ पूरा होगा। भाइयों बहनों, आज चंपावत और टनकपुर का जो विकास हो रहा है, उसको देखकर कुछ लोगों को रात की नींद उनकी उड़ी हुई है। आपको पता ही होगा वो कौन लोग हैं। वे वही लोग हैं जिन्होंने 50 सालों तक, 60 सालों तक, कई दशकों तक सत्ता की मलाई चाटी है, सत्ता की मलाई चाटते रहे हैं। लेकिन विकास के नाम पर उन्होंने केवल और केवल भ्रष्टाचार का खेल खेला, अपने और अपनों की जेबों को भरने का काम किया। इनके लिए जनता केवल वोट बैंक रही। चुनाव आते ही ये लोग फिर से अपने वादों की पोटली लेकर आ जाते हैं। पहले भी आते थे, अब फिर आ जाते हैं। वोट बटोरते थे पहले और फिर 5 साल तक एयर कंडीशनर कमरों में सो जाते थे, फिर कोई सुध नहीं लेते थे। चुनाव के समय के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के मुख्य सेवक के रूप में 5 वर्ष पूरे होने पर उत्तरकाशी में विशेष धार्मिक आयोजन किया गया, जहां श्री काशी विश्वनाथ और शक्ति मंदिर में मुख्यमंत्री के नाम से संकल्प लेकर पूजा अर्चना और हवन संपन्न हुआ। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के स्वस्थ, दीर्घायु और यशस्वी जीवन के साथ साथ उत्तराखंड की सुख, समृद्धि और जन कल्याण की कामना की गई। वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच रुद्राभिषेक, मां शक्ति का पाठ और हवन पूजन आयोजित किया गया। इस दौरान वक्ताओं ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य ने बीते 5 वर्षों में सेवा, सुशासन और विकास के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की है। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों, भाजपा पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं और बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। तो मुख्यमंत्री के नाम संकल्प लिया गया और ये तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं, जहां राज्य की समृद्धि के लिए प्रार्थना की गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लिए प्रार्थना की गई, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार के 5 साल पूरे होने पर रुद्राभिषेक किया गया। काशी विश्वनाथ मंदिर में ये पूजा अर्चना हुई, जहां मुख्यमंत्री के कुशल क्षेम के लिए भी प्रार्थना हुई और साथ ही साथ कहा गया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में लगातार उत्तराखंड का विकास हो रहा है, विकास के काम हो रहे हैं। और इस बीच आपको बता दें चले कि वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच रुद्राभिषेक की गई और इसके साथ ही मां शक्ति का पाठ और हवन पूजन भी आयोजित किया गया। इस दौरान वक्ताओं ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य लगातार विकास की ओर अग्रसर है। देहरादून में शिक्षा विभाग ने बीमार शिक्षकों के मेडिकल प्रमाण पत्रों की जांच को लेकर बड़ा निर्णय लिया है। विभाग अब ऐसे मामलों में सख्ती बरतने जा रहा है, जहां शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने निर्देश दिए हैं कि बीमार शिक्षकों का स्वास्थ्य परीक्षण अब निदेशालय स्तर पर विशेष मेडिकल बोर्ड के माध्यम से किया जाएगा। उन्होंने कहा कि फर्जी मेडिकल के आधार पर स्थानांतरण का लाभ लेने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। मंत्री ने यह भी कहा कि गंभीर रूप से बीमार और कार्य करने में अक्षम शिक्षकों व कर्मियों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी जाएगी, ताकि व्यवस्था पारदर्शी बनी रहे और विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित न हो। तो बीमार शिक्षकों पर मेडिकल जांच का ये बड़ा फैसला सामने आया है, जहां निदेशालय स्तर पर बनेगा विशेष मेडिकल बोर्ड। सभी शिक्षकों की जांच होगी और अगर कोई शिक्षक काम करने में अक्षम पाए जाते हैं तो उन्हें
उचित सेवानिवृत्ति दी जाएगी। इस बीच आपको बताते चले कि जहां पर मेडिकल के आधार पर स्थानांतरण का लाभ लेने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। मंत्री ने तमाम बातों का जिक्र किया। इसके साथ ही मंत्री ने यह भी कहा कि गंभीर रूप से बीमार और कार्य करने में अक्षम शिक्षकों व कर्मियों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी जाएगी। और चलिए आगे बढ़ते हैं। देहरादून में आगामी चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने तैयारियां तेज कर ली हैं। संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने पर खास फोकस किया जा रहा है। पार्टी युवाओं को जोड़ने के लिए विशेष अभियान चला रही है और हर बूथ पर सक्रिय टीम बनाने की योजना पर काम हो रहा है। इसके साथ ही चुनाव के लिए अलग से समर्पित टीम गठित करने की तैयारी भी है। प्रदेश चुनाव संचालन समिति के गठन की जानकारी भी दी गई है। पार्टी नेतृत्व का कहना है कि मजबूत संगठन के आधार पर चुनावी रणनीति को आगे बढ़ाया जाएगा। तो इस अभियान से युवाओं को जोड़ने का कवायद भी किया जा रहा है। प्रदेश चुनाव संचालन समिति का गठन होगा। बीजेपी ने 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज कर दी है। बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करने पर जोर दिया जा रहा है। पार्टी युवाओं को जोड़ने के लिए विशेष अभियान चला रही है और हर बूथ पर सक्रिय टीम बनाने की योजना पर काम हो रहा है। इसके साथ ही चुनाव के लिए अलग से समर्पित टीम गठित करने की तैयारी भी है। प्रदेश चुनाव संचालन समिति के गठन की जानकारी भी दी गई है। और इस बीच आपको बता दें, पार्टी नेतृत्व का कहना है कि मजबूत संगठन के आधार पर चुनावी रणनीति को आगे बढ़ाया जाएगा। तो युवाओं को पार्टी से जोड़ने का काम किया जा रहा है। प्रदेश चुनाव संचालन समिति का गठन होगा। 2027 विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी ने अपनी तैयारियां तेज कर दी है, जिसके लिए तमाम बातों का जिक्र करते हुए नजर आया। और इसके साथ ही युवाओं को पार्टी से जोड़ने की भी कवायद तेज हो गई है। लगातार 2027 चुनाव को मद्देनजर रखते हुए तैयारियां की जा रही है, रणनीति बनाई जा रही है। इसके साथ ही पार्टी नेतृत्व का कहना है कि मजबूत संगठन के आधार पर चुनावी रणनीति को आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है। 2027 में उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव है, जिसको लेकर युवाओं को पार्टी से जोड़ने का अभियान चलाया जा रहा है। और इस बीच आपको बता दें कि प्रदेश चुनाव संचालन समिति का भी गठन होगा। तमाम युवाओं को पार्टी से जोड़ने की कवायद शुरू हो गई है। 2027 विधानसभा चुनाव के मद्देनजर इन तमाम बातों पर फोकस किया जा रहा है। और चलिए आगे बढ़ते हैं। 9 जुलाई को उत्तराखंड दौरे पर रहेंगे केसी वेणुगोपाल। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव हैं केसी वेणुगोपाल। 2 दिवसीय दौरे पर आएंगे केसी वेणुगोपाल। विभिन्न समितियों के साथ बैठक करेंगे। सभी प्रकोष्ठों के अध्यक्ष भी इस बैठक में शामिल होंगे। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे। 2 दिवसीय दौरे पर आएंगे केसी वेणुगोपाल। इसके साथ ही सभी प्रकोष्ठों के अध्यक्षों संग भी बैठक करेंगे। विभिन्न समितियों के साथ बैठक करेंगे। इसके साथ ही तमाम बड़े मुद्दों पर चर्चा होगी। सभी प्रकोष्ठों के अध्यक्षों के संग बैठक करेंगे, यानी सभी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष इस बैठक में शामिल होंगे। 9 जुलाई को उत्तराखंड दौरे पर रहेंगे केसी वेणुगोपाल। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव हैं केसी वेणुगोपाल, जहां तमाम प्रकोष्ठों के अध्यक्ष इस बैठक में शामिल होंगे। सभी से बातचीत की जाएगी। विभिन्न समितियों के साथ भी बैठक करेंगे केसी वेणुगोपाल। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। सभी प्रकोष्ठों के अध्यक्ष इस बैठक में शामिल होंगे। और चमोली से बद्रीनाथ धाम चढ़ावा हेरफेर मामले में बड़ी खबर सामने आई है, जहां मामले की जांच के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है। 4 सदस्यीय जांच समिति बनाई गई है, जो 1 सप्ताह के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। समिति में सीईओ और केदारनाथ समिति के प्रभारी अधिकारी को भी शामिल किया गया है। बीकेटीसी सीईओ सोहन सिंह रांगड़ ने इस संबंध में जानकारी दी। प्रशासन का कहना है कि पूरे मामले के निष्पक्ष जांच कर जल्द स्थिति स्पष्ट की जाएगी। तो चढ़ावा विवाद की अब निष्पक्ष जांच होगी। 1 हफ्ते में जांच रिपोर्ट आएगी, तब पता चलेगा कि आखिर क्या कुछ बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ सकती है। जहां बद्रीनाथ मामले में उच्च स्तरीय जांच की जाएगी और साथ ही
एक हफ्ते के अंदर रिपोर्ट के आने की भी संभावना है। चढ़ावा विवाद की निष्पक्ष जांच होगी और एक हफ्ते में जांच रिपोर्ट आएगी, जिसके बाद कई अहम बड़े खुलासे हो सकते हैं। तो ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां बद्रीनाथ मामले में उच्च स्तरीय जांच होगी। एक हफ्ते के अंदर रिपोर्ट भी सामने आ जाएगी। रिपोर्ट आने के बाद पता चलेगा कि आखिर इस पूरे मामले में कौन कौन संलिप्त है, किस तरह से इस कार्य को अंजाम दिया गया है। कई बड़े राज खुल सकते हैं। एक हफ्ते का इंतजार, जिसके बाद इस पूरे रिपोर्ट में जो कुछ सामने आएगा वो सबके सामने होगा। अब इसकी उच्च स्तरीय जांच प्रक्रिया शुरू हो गई है। प्रशासन का कहना है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होगी। इसके साथ ही आपको बताते चले कि लगातार अब जांच प्रक्रिया है वो जोर पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। इसके साथ ही 4 सदस्यीय जांच समिति बनाई गई है, जो 1 सप्ताह के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। समिति में सीईओ और केदारनाथ समिति के प्रभारी अधिकारी को भी शामिल किया गया है, जहां बीकेटीसी सीईओ सोहन सिंह रांगड़ ने इस संबंध में जानकारी दी है। काशीपुर रोडवेज डिपो में कर्मचारियों की कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए कर्मयोगी पोर्टल ऐप का प्रशिक्षण दिया गया। काठ गोदाम से आई 3 सदस्यीय टीम ने कर्मचारियों को बताया रोडवेज कर्मियों के मोबाइल ऐप इंस्टॉल करवाएं। इसके साथ ही काठगोदाम से आई 3 सदस्यीय टीम ने कर्मचारियों को ऐप डाउनलोड कराकर उसका उपयोग करना सिखाया। टीम ने सभी कर्मचारियों के मोबाइल में ऐप इंस्टॉल कराया और बताया कि इस ऐप के जरिए अलग अलग प्रशिक्षण पाठ्यक्रम पूरे करने होंगे, जिससे उनके काम करने की क्षमता और जानकारी बढ़ेगी। अधिकारियों ने बताया कि सरकार कर्मचारियों को आधुनिक तरीके से प्रशिक्षित करने के लिए ये पहल कर रही है और जिन कर्मचारियों के मोबाइल में ऐप नहीं था, उनके फोन में मौके पर ही ऐप इंस्टॉल कराया गया, डाउनलोड कराया गया। इससे पहले हल्द्वानी काठ गोदाम और रुद्रपुर डिपो में भी कर्मयोगी पोर्टल ऐप लागू किया जा चुका है और रोडवेज कर्मियों को अब कर्मयोगी प्रशिक्षण दिया जाएगा। काशीपुर डिपो में कर्मयोगी ऐप लॉन्च किया गया है, जिसके बाद रोडवेज कर्मियों के मोबाइल में ऐप डाउनलोड करवाया गया है, इंस्टॉल करवाया गया है। कर्मयोगी ऐप अपनाएंगे रोडवेज कर्मचारी, जिससे इनको कई तरह के लाभ हो सकते हैं। सभी कर्मचारियों को, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में है, सरकारी विभागों में है या निगम वगैरह में है, तो उनकी कार्य स्थल पर उनकी कार्य क्षमता, उनकी कार्य दक्षता को बढ़ाने के उद्देश्य से एक केंद्र सरकार का यह प्रयास है, जिसके तहत कर्मयोगी पोर्टल लॉन्च किया गया है। तो सभी कर्मचारियों को इसमें पोर्टल अपने फ़ोन में इसका जो प्ले स्टोर से डाउनलोड करके उसमें कोर्सेज करने हैं। उसमें क्या है कि कई तरह के कोर्स हैं, तो हम इसी उससे यहाँ आए थे, इसी उद्देश्य से आए थे कि काशीपुर डिपो में कितने कर्मचारियों द्वारा अभी तक ये किया गया है, तो जिनके द्वारा नहीं किया गया उनको हम करा करके दिखाएंगे। और देहरादून में सड़क पर रील बनाना और हुड़दंग करना युवकों को भारी पड़ गया। 2 कारों में सवार युवकों द्वारा स्टंट और खतरनाक ड्राइविंग का मामला सामने आया है। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए दोनों वाहनों के चालकों समेत कुल 6 लोगों को हिरासत में ले लिया। साथ ही मोटर व्हीकल एक्ट के तहत दोनों कारों को सीज कर दिया गया है। पुलिस का कहना है कि सड़क पर इस तरह की लापरवाही और स्टंटबाजी किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और आगे भी ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। तो ये तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं, जहां पुलिस ने 6 स्टंटबाजों पर कार्रवाई की है। मोटर व्हीकल एक्ट के तहत दोनों कार सीज किए गए हैं, जहां खुले सड़कों पर यह स्टंट करते हुए युवा नजर आ रहे हैं और इसमें 6 युवकों को गिरफ्तार कर लिया गया है। उनसे पूछताछ की जा रही है और साथ ही हिदायत दी जा रही है। पुलिस भी सभी से अपील कर रही है कि इस तरह से सड़कों पर स्टंट नहीं करना है और अगर इस तरह के स्टंट करते हैं तो कार्रवाई तय है। न सिर्फ आप अपने जान को जोखिम में डालते हैं, बल्कि दूसरे की भी जान को जोखिम में डालते हैं और ऐसे में 6 स्टंटबाजों को हिरासत में लिया गया है और आगे की कार्रवाई पुलिस करते हुए नजर आ रही है। ये तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं, जहां मोटर व्हीकल एक्ट के तहत ये कार्रवाई की गई है। सड़क पर रीलबाजी और हुड़दंगियों पर बड़ा एक्शन हुआ है। कार सवार युवकों ने सड़क पर स्टंट किया, जहां पुलिस ने
इस 6 स्टंटबाजों को हिरासत में ले लिया है, गिरफ्तार कर लिया है। मोटर व्हीकल एक्ट के तहत 2 कारों को सीज किया गया है और अब आगे की कार्रवाई पुलिस करते हुए नजर आ रही है। ये तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं, जहां सड़कों पर चलते हुए 6 स्टंटबाजों ने हुड़दंग मचाया, जिसके बाद पुलिस की नजर पड़ी और इस 6 स्टंटबाजों को गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे की कार्रवाई में पुलिस जुटी हुई है। ये पूरा मामला आप तक पहुंचा रहे देहरादून से, जहां रेल बनाना और हुड़दंग करना युवकों को भारी पड़ गया। दोनों आपको बताते चले कि 2 कार में सवार युवकों द्वारा स्टंट और खतरनाक ड्राइविंग का ये पूरा मामला सामने आया है, जहां पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की है और कार्रवाई करते हुए 6 स्टंटबाजों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके साथ ही मोटर व्हीकल एक्ट के तहत दोनों कारों को सीज कर दिया है और पुलिस अब आगे की कार्रवाई करते हुए नजर आ रही है। राज्य सरकार की नई होमस्टे व्यवस्था को लेकर बीजेपी ने इसे स्थानीय लोगों के हित में बड़ा फैसला बताया है। पार्टी के मुताबिक नई व्यवस्था में राज्य के मूल निवासियों की प्राथमिकता दी गई है और इसके साथ ही जबकि बाहरी लोगों के लिए अलग और स्पष्ट नियम बनाए गए हैं। बीजेपी का कहना है कि इससे स्थानीय लोगों को पर्यटन क्षेत्र में अधिक अवसर मिलेंगे। बीजेपी प्रवक्ता हनी पाठक ने बताया कि उत्तराखंड के मूल निवासी 24 से 26 कमरों तक का होम स्टे चला सकेंगे। वहीं बाहरी लोगों को भू कानून के तहत 250 वर्ग मीटर से अधिक भूमि पर होम स्टे बनाने की अनुमति नहीं होगी और उन्हें केवल बेड एंड ब्रेकफास्ट मॉडल के तहत ही संचालन करना होगा। उन्होंने कहा कि यह व्यवस्था स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार बढ़ाएगी और पलायन में मदद करेगी। तो हनी पाठक ने तमाम बातों का जिक्र किया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि यह व्यवस्था स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार बढ़ाएगी और पलायन को रोकेगी। ये तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं, जहां होम स्टे को लेकर तमाम बातों का जिक्र करते हुए हनी पाठक नजर आई। उत्तराखंड देखिए, उत्तराखंड सरकार ने जिस प्रकार से होम स्टे में ये बदलाव किया है वो वाकई में काबिले तारीफ है कि यहाँ के उत्तराखंड के जो मूल निवासी होंगे वो निश्चित तौर पर 24 से 26 कमरों का होम स्टे बना सकते हैं और जो बाहरी लोग होंगे उनके लिए ये एक नई पहल करी गई है कि वो 250 वर्ग मीटर से ज्यादा, जो कि सख्त भू कानून के अंतर्गत आता है, कि उससे ज्यादा भूमि पर किसी भी प्रकार से होम स्टे का सृजन नहीं कर सकते हैं और जो बाहरी लोग हैं उनको बेड ब्रेकफास्ट की भी सुविधा है। और किच्छा के खान फार्म विवाद के बाद सिविल कोर्ट के आदेश पर कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा की जेठानी सारा वाड्रा खान फार्म पहुंची। कोर्ट के निर्देशों के अनुसार प्रशासन और पुलिस की मौजूदगी में सारा वाड्रा को सुरक्षा के साथ खान फार्म पहुंचाया गया और परिसर में पुलिस बल तैनात किया गया। आपको बता दें कि 1 जुलाई को खान फार्म को लेकर सारा वाड्रा और नसरीन सांगा के बीच विवाद हुआ था। दोनों पक्षों ने प्रशासन के सामने अपने दावे पेश किए और मामले की सुनवाई के बाद सिविल कोर्ट ने ये पूरा मामला अब आगे बढ़ाते हुए नजर आ रहा है। उत्तराखंड में मौसम ने एक बार फिर से करवट ली है। मौसम विभाग ने आज राज्य के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। देहरादून, चमेली, उत्तरकाशी, टिहरी, रुद्रप्रयाग, चंपावत और पिथौरागढ़ समेत 9 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। नैनीताल और बागेश्वर में कहीं कहीं बहुत भारी वर्षा की संभावना जताई गई है। वहीं हरिद्वार और उधम सिंह नगर में गर्जन के साथ आकाशीय बिजली चमकने की आशंका है। लगातार हो रही बारिश के चलते बद्रीनाथ क्षेत्र में अलकनंदा नदी भी जलस्तर बढ़ गया है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।